गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारी हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक है हिंदी पूरक, जिसका नाम है वितान का आज हम लोग दूसरा लेसन जूझ, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले लेसन 1 हम लोग सिल्वर वेडिंग, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम दूसरा लेसन जिसका नाम है जूझ, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। जूझ, जिसका जूझ जो नाम है, नामकरण से ही स्पष्ट होता है। जूझ अर्थात संघर्ष, स्ट्रगल। तो यह जो जूझ नामक उपन्यास है, यह मराठी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक आनंद यादव जी द्वारा रचित यह बहुत ही बहुप्रतिष्ठित तथा बहुचर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास का एक अंश आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, जिसका नाम जिसे जूझ शीर्षक के अंतर्गत लिया गया है। जूझ पाठ एक बहुत आनंद यादव जी द्वारा रचित है। इसमें एक तो सबसे पहली बात, यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ है। यह जो इसमें लेखक की स्वतः अपने खुद के जीवन की पूरी दास्तान जो है, उसका एक हिस्सा आपके कोर्स में दिया हुआ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक मतलब एक क्षेत्र विशेष से संबंधित। इसमें ग्रामीण अंचल का जनजीवन, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो है, एक किसान किस प्रकार अपना जीवन यापन करता है, किस प्रकार उसके मार्ग में समस्याएं आती हैं, इस सभी बातों को ध्यान में रख करके यह कहानी लिखी गई है। कहानी बहुत ही मनोरंजक पूर्ण है। कहानी के जो लेखक हैं आनंद यादव ने अपने जीवन के संघर्ष की कहानी, संघर्ष की दास्तां जूझ नामक शीर्षक में संकलित की है। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। यह जो उपन्यास है, इस उपन्यास का एक अंश है, तो कहानी के रूप में हम पढ़ते हैं। इसकी समरी हम पूरा पाठ पढ़ने के बाद एक बार पुनः इसकी समरी पढ़ेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं। जूझ एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। आत्मकथात्मक मतलब लेखक ने इसमें अपनी कथा का वर्णन किया है। यह एक प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर आनंद यादव जी द्वारा रचित है, जो कि एक मराठी लेखक है। यह एक बहुप्रतिष्ठित और बहुप्रशंसित जो है, यह एक प्रकार का उपन्यास है। बहुत ही इसकी प्रशंसा हुई है, सराहना की गई है, और इसके साथ साथ यह बहुत ही प्रतिष्ठित है, बहुत चर्चित है। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 तथा सभी साहित्यकारों, समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। आनंद यादव जी द्वारा रचित जो उपन्यास है, जिसका एक अंश आप में दिया गया है, इसको हिंदी के समीक्षक जो अन्य लेखक हैं, अन्य लेखकों के द्वारा भी इसको बहुत ही सराहा गया है। बहुत ही अच्छे कोटि के उपन्यास में इसकी गणना की जाती है। इसी उपन्यास का एक अंश दिया गया है। इस उपन्यास में एक किशोर मतलब बाल्यावस्था के बाद की जो एज होती है, 13 से लेकर 18 वर्ष तक की जो आयु होती है, उसके विषय में बताते हैं कि यह किशोरावस्था के ग्रामीण जीवन का संपूर्ण यथार्थ। हमने बताया आपको कि ये ग्रामीण अंचल से संबंधित यह कहानी है। तो इसमें किस प्रकार एक किशोर अपने अध्ययन को कंटिन्यू रखने के लिए, अध्ययन को बरकरार रखने के लिए किस प्रकार संघर्ष करता है, उनके सामने किस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, उस संपूर्ण परिस्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। और इसके साथ रंगारंग परिवेश, किस प्रकार लेखक के पिता अन्य गतिविधियों में संलिप्त थे, इसका भी इसमें वर्णन किया गया है। और इस प्रकार यह कहानी जो है पूर्णतः ग्रामीण अंचल की एक झांकी हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत करती है। और यह एक प्रकार की विश्वसनीयता हमारे सामने स्पष्ट की जाती है, एक जीवंत गाथा है। आत्मकथात्मक उपन्यास में इसमें अस्त व्यस्त, अलमस्त, निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और संघर्ष करते किसान मजदूर की मन स्पर्शी झांकी है।
तो अब हम इसके बाद इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इसमें ग्रामीण जनजीवन का वर्णन किया गया है, इसमें किसान की समस्या का वर्णन किया गया है, इसमें किशोरावस्था के जो एक लेखक है वह उसका जीवन के साथ साथ अन्य ऐसे अनगिनत बच्चे हैं जिनका जो बचपन इसी प्रकार छिन जाता है, उनकी शिक्षा उनसे उसी प्रकार छिन जाती है। इन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है और लेखक को किस प्रकार कहानी के प्रारंभ से लेकर लेखक को कहानी के अंत तक किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है, इस संपूर्ण उसकी आख्या जो है जूझ नामक पाठ में दी गई है। तो आइए हम इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। लेखक कहते हैं कि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी पाठशाला जाऊं, जैसे और बच्चे अपनी पढ़ाई अध्ययन कंप्लीट करते हैं मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करूं। तड़पता मतलब व्याकुलता होती, बेचैनी होती, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती। लेखक ने कहा कि मेरा बहुत मन था कि मैं भी जाके शिक्षा ग्रहण कर सकूं, लेकिन पिताजी के सम्मुख यह बात कहने की मेरे पास ताकत नहीं थी, ना ही हिम्मत थी कि पिता के समक्ष जा करके मैं उनके सामने यह कह सकूं कि पिताजी मैं भी अध्ययन करना चाहता हूं, मैं भी अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहता हूं, मैं पढ़ने जाऊंगा। पिता के सामने कहने की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पिता के सामने ये जाके कह सकूं कि पिताजी मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देंगे। जो लेखक के पिता है बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं और अनावश्यक अपना जो समय है इधर उधर व्यतीत करते हैं और बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते। खेती बाड़ी की पूरी जिम्मेदारी अपने बच्चे के ऊपर डाल रखी है। तो इस प्रकार बच्चा जो है, जो किशोर है, जो लेखक हैं वो अपने पिता से बहुत डरते हैं। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं कि अपने पिता के सामने जा करके अपने मन की हृदय की जो वेदना है, तड़प है, उनको अपने पिता के सामने रख सके। तो वो कहते हैं कि अगर मैं अपने पिता के सामने जाऊंगा तो वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे। अगर मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे मेरी हड्डी पसली मार करके तोड़ देंगे। मैं इसी ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। लेखक के मन में चाहत भी थी पढ़ाई को लेकर के, तो वो सोचते कि शायद काश कोई होता जो मेरे पिताजी को समझा देता, उन्हें बता देता, दादाजी को समझा देता कि अपने बेटे को पढ़ने जाने दो। तो लेखक यही सोच में रहते कि काश कोई मेरे पिताजी को समझा देता और वो मुझे विद्यालय जाने के लिए आज्ञा दे देते। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेखक किसान जो ग्रामीण अंचल में जो खेती किसानी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उन ऐसे अन्य कई लोगों को देखते हैं कि किस प्रकार उनका जीवन पूरा जीवन जो है खेती बाड़ी करते बीत गया, लेकिन उनको फल स्वरूप कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं अच्छे से जानता हूँ पूरा जीवन खेती बाड़ी में गुजार देने पर भी जो है जीविकोपार्जन नहीं किया जा सकता, अपने जीवन को समुन्नत नहीं किया जा सकता, क्योंकि खेती बाड़ी में जितना लगाइए उतने अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आपके पास केवल खाने भर का मिल जाए उतना ही पर्याप्त है। तो खेती बाड़ी के द्वारा हम अपने जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, अपनी आवश्यकताओं को हम पूर्ण नहीं कर सकते। तो इसलिए लेखक का मन बार बार होता कि काश मैं पढ़ लेता तो मैं अपनी गरीबी दूर कर सकता। तो जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। लेखक बताते कि जब मेरे दादाजी थे, यानी मेरे पिताजी के भी पिताजी थे, तो उनके समय कैसी स्थिति थी, बाबा के समय कैसी स्थिति थी। अभी आज के समय जो बाबा के समय स्थिति थी वो दादा मतलब पिताजी के समक्ष वो स्थिति सामने नहीं रही, और जो पिताजी के सामने है आगे चल के वो स्थिति मेरे सामने नहीं रहने वाली। परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। यह खेती हमें गड्ढे से में ढकेल रही है। केवल खेती मात्र करने से जीविकोपार्जन नहीं चल सकता। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। लेखक अपने गांव के एक समृद्ध व्यक्ति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा, खेती बाड़ी में इतना कुछ मिलने वाला नहीं है कि खेती बाड़ी से पूरा जीवन चलाया जा सके। तो अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो 2-4 पैसे कमा सकूंगा, और विठोबा अन्ना जो गांव के ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनकी तरह मैं भी कमा करके और धन धान्य से कुछ बिजनेस इत्यादि, व्यवसाय इत्यादि कर सकूंगा, अपना जीवन
समुन्नत बना सकूंगा। ऐसा इस प्रकार का विचार लेखक के मन में आता जाता रहता, लेकिन लेखक के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने पिता के समक्ष, इतना साहस नहीं था कि अपने पिता के समक्ष ये सारी बातें वो प्रस्तुत कर सके। तो ये सारे विचार ये जो भावनाएं थी, ये लेखक के अंदर ही उपस्थित रहती, अंदर ही अंदर आती रहती और लेखक के पास हिम्मत नहीं बन पाती। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता है। कोल्हू मतलब कि आज जो है जितने ही मतलब आधुनिक तरह तरह की मशीनें इस प्रकार बन चुकी हैं, तो आराम से गन्ना डाली और उसका जो होता है रस निकल करके आ जाता है। पहले के समय में इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो बैल, कोल्हू मशीन में बैल आगे जोड़ करके उसको बैल के माध्यम से कोल्हू जो है गन्ने का रस निकाला जाता था, उससे गुड़ बनता था और उसी गुड़ को लोग मार्केट में बेच करके जो है धन संग्रह करते थे। तो इसी प्रकार वहां भी जिस गांव में लेखक बात करते हैं कि मेरे गांव में भी यही काम चलता था, खेती बाड़ी में एक प्रमुख था कि कोल्हू चलाना। तो इसी प्रकार लेखक भी कोल्हू चलाया करता था। तो दिवाली यानी बीत जाने पर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईंट की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता और उसकी देर तक खड़ी रहने में ईख का रस में पानी की मात्रा कम होती और रस गाढ़ा हो जाता, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर से में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता। लेखक बताते हैं कि दीपावली बीत जाने के बाद हमारे वहां सबसे पहले कोल्हू जो है गन्ने से रस निकालने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता। लेखक बताते हैं कि जो उनके दादाजी रहते हैं, उनके पिताजी जो होते हैं, उनके पिताजी का मत होता है कि अगर हम लोग सबसे पहले कोल्हू के द्वारा हम रस अगर निकालेंगे गन्ने का, तो हमारा जो है मार्केट में उससे गुड़ बनेगा और उसको मार्केट में हम लोग बेचेंगे तो हमको ज्यादा इसका फायदा मिलेगा, ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो जब बहुतुल ईंख जो है हम लोग पहले नहीं लगाएंगे, कोल्हू पहले नहीं लगाएंगे, बाद में करेंगे, तो ऐसे समय में गांव में लगभग सभी के घर ईंख हो जाएगी। सभी लोग कोल्हू के द्वारा जो है गन्ने का रस प्राप्त करके उससे गुड़ बना सकेंगे। तो जब सबके यहाँ गुड़ होने लगेगा और जब 1 नंबर का 2 नंबर मतलब अच्छी क्वालिटी का गुड़ मिलने लगेगा, तो हमारे खेत का जो नंबर 3 का गुड़ होगा उसको कौन पूछेगा। तो इसलिए लेखक के पिताजी का यानी दादाजी का मत था कि सबसे पहले गन्ना लगा दो, सबसे पहले गन्ने का कोल्हू के द्वारा उसका रस निकाल के गुड़ बना करके मार्केट में सप्लाई कर दो, तो क्या होगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। लेकिन इस कुछ किसान ऐसे थे उनका मत इससे ठीक विपरीत था। कुछ किसानों का मानना था कि ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और हम अपने गन्ने को खेत में थोड़े दिनों के लिए और छोड़ देंगे तो क्या होगा, गन्ना जो होगा वो मजबूत हो जाएगा, मोटा हो जाएगा गन्ना। और गन्ना जब मोटा हो जाएगा तो उसमें जो पानी की मात्रा होगी वो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, मजबूती आ जाएगी, पानी की मात्रा कम हो जाएगी और उस पके हुए गन्ने का जब रस निकाला जाएगा तो रस क्या होगा, गाढ़ा होगा और रस गाढ़ा होने की वजह से जो गुड़ की गुणवत्ता होगी वह अच्छी होगी, गुड़ की जो क्वालिटी होगी वह अच्छी होगी। तो वे किसान लोग क्या करते थे, अपने खेत में जो गन्ना लगाए रहते थे उसको खेत में ही छोड़ देते थे और कुछ समय बाद उसका रस निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ करते। लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरे पिताजी का विचार थोड़ा इससे भिन्न था। मेरे पिताजी का मत ये था कि अगर हम पहले कोल्हू लगाएंगे तो हमारे वहां जो है हमको
अभी मार्केट में उतना गुड़ आया नहीं होगा, तो ऐसे में हमारा गुड़ मार्केट में बहुत बिकेगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा की प्राप्ति होगी। तो ऐसा सोच करके गांव में किसी के घर अभी कोल्हू नहीं लगा रहता, उससे पहले ही हमारे घर कोल्हू का कार्यक्रम यानी गन्ने से रस निकालने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता। तो लेखक भी इसी कार्य में, इन्हीं खेती बाड़ी के कार्यक्रम में, कोल्हू के द्वारा गन्ने से रस निकालने के कार्यक्रम में, खेती बाड़ी के कार्य में पूरी तरह से व्यस्त हो जाते हैं। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। लेखक ने बताया कि लेखक हमें बताते हैं कि इस प्रकार हमारा काम पहले शुरू हुआ तो हमारा कार्य भी पहले कंप्लीट हो गया। गन्ना रस निकालने का कार्यक्रम पहले शुरू हुआ और पहले ही यह कार्य समाप्त हो गया। तो अभी फिर उसके बाद हमारे पास कोई काम नहीं बचता है। सभी जन धूप में लेटे हुए थे और धूप में सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। बताते एक समय की बात है, ये जब कार्यक्रम कोल्हू वाला कार्यक्रम समाप्त हो गया तब हम लोग एक दिन हम लोग बाहर ऐसे लेटे हुए थे। तो माँ जो है कंडा क्या होता है कि जो गाय से गोबर प्राप्त होता है, गोबर के द्वारा जब बनाया जाता है उसको विभिन्न प्रकार के ढांचे में बनाते हैं, जैसे गोल आकृति देते हैं, डंडे जैसा आकृति देते हैं, उपले जैसा आकृति देते हैं, तो उसी को बोलते हैं कंडे थापना। तो माँ जो थी, लेखक और लेखक की माँ दोनों बैठे हुए थे साथ में, तो माँ जो है पास में बैठ के कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था, कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहा था। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। लेखक बताते हैं कि हम और माँ और बेटे दोनों लोग थे। माँ कंडे थापने में व्यस्त थी और हम भी माँ का सहयोग कर रहे थे, माँ को पानी इत्यादि दे रहे थे और उसी समय बीच बीच में हम लोग कुछ आपस में संवाद वार्तालाप करते रह रहे थे। तो उसी समय लेखक के मन में यह विचार आया कि क्यों ना अपने मन की व्यथा, अपने मन का जो कष्ट है वो माँ को बताया जाए। माँ कुछ न कुछ हमारे लिए समाधान, इस समस्या का समाधान अवश्य करेगी। तो मैंने पढ़ने की बात छेड़ दी। तो लेखक ने शुरू कर दिया कि माँ कुछ तो उपाय करो। लेखक ने अपने मन की पूरी कहानी माँ को सुना दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरगेल्ला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है? माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। लेखक ने जब अपने हृदय की पीड़ा, अपने हृदय की वेदना माँ को सुनाई तो माँ ने अपनी असहाय अवस्था का वर्णन किया। माँ ने बताया कि मैं क्या करूं, मैं असहाय हूँ, लाचार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पिताजी के सम्मुख, तुम्हारे दादा के सम्मुख यह प्रस्ताव रखती हूँ कि पुत्र पढ़ना चाहता है तो वह बरगेल्ला सुअर मतलब जंगली सुअर की तरह दहाड़ता है, जंगली सुअर की तरह गुर्राता है, गंदे गंदे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करता है, मारता है, पीटता है, तरह तरह की बातें करेगा। तो लेखक की माँ जो रहती हैं वह अपने पति के विषय में बताती हैं कि उसका जो व्यवहार है, उसका बर्ताव जो है वह अच्छा नहीं है। वह उनको एक जिस प्रकार जंगली सुअर होते हैं उसी जंगली सुअर की भांति उनके ऊपर गुर्राते रहते हैं, गुस्साते रहते हैं। तो इस प्रकार मेरे पास साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने ये प्रस्ताव रखूं। और अच्छे से मुझे पता है इस प्रस्ताव को पहली बात तो वो पहले ही ठुकरा देंगे और दूसरी बात उसके बाद वो जो प्रताड़ना देंगे, जो पीटेंगे मारेंगे, उसकी दास्तां तो अलग से है। तो इसलिए लेखक की माँ अपनी असहायता और जो लाचारी होती है, असहाय अवस्था और लाचारी को स्पष्ट करती हैं। अब खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया। इसलिए कहता हूँ तू दत्ता राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। जब लेखक ने देखा कि माँ ने अपनी लाचारी को लेखक के सम्मुख प्रस्तुत किया तब लेखक के मन में एक उपाय सूझा। लेखक ने सोचा कि जब मैं अपने पढ़ने का प्रस्ताव, जो गांव के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं जिनका नाम दत्ताजी राव है, उनके सम्मुख अगर यह प्रस्ताव रखा जाए
और वह हमारे पिताजी को, दादाजी को समझा दे तो निश्चित रूप से कुछ काम बन सकता है, क्योंकि और किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो मेरे पिताजी को समझा सके। और दत्ताजी राव की बात जो मेरे पिताजी काट नहीं सकते। तो ऐसा विचार मन में, ऐसी युक्ति सोच करके, उपाय सोच करके लेखक ने अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बताई। माँ से कहा कि माँ, चल एक उपाय हो सकता है कि हम दोनों चले दत्ताजी राव के घर चलते हैं। तू पूरी कहानी दत्ताजी राव को बता देना और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो जो जैसा होगा, अगर वो एक बार दादाजी को समझा देंगे, दादाजी को बता देंगे, तो निसंदेह जो है दादाजी तैयार हो जाएंगे मुझे पढ़ाने के लिए। तो माँ ने भी सोचा कि चलो, अगर पुत्र चाहता है तो हम उसकी बात को मानते हैं, ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। माँ अपने जो उनका पति है, अपने पति के व्यवहार से पूरी तरह से परिचित थी। माँ जानती थी कि मेरे बच्चे का मन है, माँ भी चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख सके, कम से कम कुछ नहीं तो 7वीं कक्षा तक वो अध्ययन कर सके। लेकिन जो पितृसत्तात्मक राज्य होने के कारण, पितृसत्ता होने के कारण वो उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने पति के विचारों से ऊपर उठ के उनकी बात को काट करके, उनके तर्कों को काट करके और अपने बेटे को एडमिशन दाखिला दिला सके। तो उसने कहा कि अनमने मन से, मन तो था लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को जान करके कि जरूर मेरा पति ये जानने के बाद बहुत गुस्सा करेगा, गाली गलौज करेगा, मारा पीची करेगा, तरह तरह की बातें करते, तो ये कहीं ना कहीं उसके मन में एक टीज जैसी थी कि जरूर यह मुझे बाद में इसका प्रतिफल मुझे देखना पड़ेगा। तो वो उदास होकर के बोले, ठीक है तू कहता है तो हम लोग चलेंगे। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार लेखक की माँ उदास थी, उसी प्रकार लेखक के मन में भी एक यह युक्ति मात्र थी। लेखक ने सोचा हो सकता है इसका कोई लाभ मिले, लेकिन वह मान के चल रहा था कि लेखक के इस उपाय का कोई खास सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लेखक अपने पिता के व्यक्तित्व से पूरी तरह से परिचित था। लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में भी तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता। लेखक को यह बात का अच्छे से अंदाजा था। लेखक कहते हैं कि मुझे ये पता था कि मेरे माँ की भी ख्वाहिश है, मेरी माँ की भी यह इच्छा है कि मैं भी पढ़ूं, पढ़ लिख करके आगे बढ़ूं, कुछ अच्छा काम कर सकूं, कम से कम कुछ नहीं तो 7वीं दर्जे तक, 7वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई हो सके। लेकिन माँ क्या थी? माँ अपने पति के आगे, माँ अपने बेटे के पिता के आगे बेबस थी, लाचार थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाती थी और इसलिए उसने हथियार डाल दी कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पा रही हूँ। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देते हैं, खेती के काम में वे हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह भी विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा पर चिढ़ गए और बोले, आने दे, अब मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं, अच्छी तरह से देख। तो जिस प्रकार पुत्र ने युक्ति बनाई, तो माता और पुत्र मतलब लेखक और उनकी माता जी दोनों दत्ताजी राव के घर पहुंच जाते हैं। दत्ताजी राव के घर के पास, घर में घुस करके, और जो दीवार होती है, दीवार के सहारे टेक दे करके माँ नीचे बैठ जाती है, लेखक की माँ नीचे बैठ जाती है और लेखक साथ में उनके साथ खड़ा रहता है। लेखक की माँ ने पूरी अपने पति के विषय में पूरी कहानी दत्ताजी राव को सुना दी कि यह किस प्रकार मस्त मौला होकर के, किसी की कोई परवाह ना करते हुए, किस प्रकार पूरा समय बाजार में, एक रखमाबाई का कोठा है, वह पूरा समय अपना कोठे पर अपना
व्यतीत कर देता है। उसको इससे कतई परवाह नहीं कि उसका बेटा पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसके अंदर कोई जिम्मेदारी का उसको एहसास नहीं है। पूरा टाइम ऐसे ही अनावश्यक कार्यों में वो अपना व्यतीत कर देता है। और उसको चाहिए क्या कि उसको किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, कोई उसको डांटने वाला हो। जहां जिधर चाहे, जिस दुनिया में जैसे चाहे, अगर कोई बोल देता है तो उसके ऊपर किस प्रकार गुर्राता है। तो अपने आप को इधर, अपने आप ज्यादा समय इधर उधर व्यतीत करे, इसलिए उसने सारा काम, सारी जिम्मेदारी का काम अपने बेटे के ऊपर सौंप दिया है। तो बेटे को क्या किया, खेती के कामों, खेती बाड़ी के कामों में, जानवर चराने में, ढोर इत्यादि चराने में पूरा जीवन उसका व्यतीत कर दिया। और अपने जाकर के कोठे पर, इधर उधर बाजार में, इधर चौराहे पर जाकर के ताश खेलना, अनावश्यक कार्य, कुकृत्य करना, इसी समय में अपना जीवन व्यतीत करता है। और बेचारा ये असहाय पुत्र जो है, चाह करके भी अपना शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो पूरी तरह से लेखक की माँ ने दत्ताजी राव को विश्वास दिलाया कि मेरा पुत्र जो है, ये मेरा बेटा जो है, ये पढ़ना चाहता है, लेकिन इसका पिता जो है इस प्रकार जंगली बरहेला सुअर की तरह घुर्राता रहता है, सारा समय इधर उधर स्पेंड करता है और थोड़ा भी बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देता, अपनी जो जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों को थोड़ा भी निर्वहन नहीं करता और इधर उधर समय व्यतीत करता है। तो इस प्रकार इन सब बातों से कन्विंस होकर, बात से विश्वस्त होकर के लेखक बताते हैं कि दत्ताजी राव थे पूर्णतः सहमत होते हैं और कहते हैं ठीक है, आने दे उसको, आज आएगा तो मैं उसको अच्छे से मजा चखाऊंगा, अच्छे से उसकी खबर लूंगा, उसको बताऊंगा कि किस प्रकार का कार्य वो कर रहा है, उसको अच्छे से मैं सबक सिखाऊंगा। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नजदीक आ गई है, मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दुहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया। माँ ने अपनी पूरी बात दत्ताजी राव को बताई। उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए जब ये लोग वापस आने लगे दत्ताजी राव के घर से, तो लेखक ने भी अपने विचार दत्ताजी राव के समक्ष प्रस्तुत किए। लेखक ने बताया कि मालिक, अगर एक तो पूरा समय बीत चुका है, जनवरी का महीना चल रहा है, अगर इस समय भी मेरा प्रवेश क्लास में हो जाता है, 5वीं कक्षा में मेरा एडमिशन हो जाता है, तो मैं 2 महीने में पूरा पाठ जितना पढ़ाया गया, मैं पूरे पाठ का रिवीजन कर लूंगा। और रिवीजन करने से क्या होगा, मैं पूरे पाठ का जितना भी पाठ्यक्रम है, सिलेबस तैयार कर लूंगा और 2 महीने बाद मैं परीक्षा दूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो साल है वो साल बर्बाद होने से बच जाएगा। इससे पहले ही मेरा काफी समय इस प्रकार बेकार बीत चुका है। तो लेखक के तर्कों से दत्ताजी राव सहमत होते हैं। और लेखक ने यह भी बताया कि मालिक, इस समय खेतों के भी कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, मैं अनावश्यक ही बैठ करके समय व्यतीत कर रहा हूँ, तो अगर मेरा दाखिला हो जाएगा तो मैं पढ़ लिख करके मेरा साल बर्बाद होने से बच जाएगा और मैं कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर लूंगा। तो लेखक के विचारों से, लेखक की बातों से दत्ताजी राव पूरी तरह से सहमत हो गए। ठीक है, दत्ताजी राव ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वो आ जाए, वह मतलब दत्ताजी, जो लेखक है, लेखक के पिताजी के विषय में दत्ताजी राव कहते हैं कि जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी भर बाद तू भी आ जाना रे छोरा। दत्ताजी राव ने लेखक से बताया कि ठीक है, अभी तुम दोनों जाओ, यहाँ से अपने घर जाओ और जब तुम्हारे पिताजी आते हैं तब पिताजी से कहना कि मैंने उन्हें बुलवा भेजा है, तो मेरे बुलावे पे वो आएंगे और उसके कुछ समय बाद, घड़ी भर मतलब कुछ समय बाद तुम भी उनके पीछे आ जाना, कोई भी बहाना करके आ जाना, फिर हम दोनों इस विषय पर बात करेंगे। समझ में आया छोरा? तो छोरा मतलब लड़के को संबोधित करते हुए कहते कि छोरा, तू थोड़ी देर बाद आ जाना। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की
खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। लेखक को अपने पिताजी के विषय में पूर्णतः याद था कि वो किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व, किस तरह का उनका व्यवहार है, कैसा वो हम लोग के साथ बर्ताव करते हैं। तो इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए लेखक ने दत्ताजी राव को बताया कि अगर पिताजी आते तो उनसे कदापि ये मत बोलिएगा कि हम दोनों लोग आपके पास आए थे और हम लोग इस प्रकार से शिकायत कर रहे थे और आपको पढ़ने के लिए, कहने के लिए आपके पास हम लोग आए थे। ये पूरी कहानी आप उनको मत बताइएगा। आप केवल इतना कह दीजिएगा कि माँ सब्जी भाजी साग भाजी देने आई थी और उसी से माँ से ही आपने बुलावा भेजा है। उनसे कतई यह मत कहिएगा कि हम लोग आए थे और हम लोग अपनी बात को आपके सामने रखे हैं, क्योंकि अगर आप ये ऐसा कुछ भी अगर ऐसा कह देंगे तो पिताजी बहुत क्रोधित होंगे, बहुत गुस्सा दिखाएंगे और हमें बहुत डांटेंगे, मारेंगे, पीट भी सकते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मालिक आप ये सब बातें जो है दत्ताजी उनको, मेरे पिताजी को यानी दादाजी को मत बताइएगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। देख उनके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। दत्ताजी राव ने कहा लेखक से कि अगर मान लो पिताजी के सम्मुख तुमसे कुछ मैं प्रश्न करता हूं तो उन प्रश्नों के उत्तर पूरी बेबाक रूप से निडर होकर के, बिना किसी डर के पिता के सामने सारी बातों को स्पष्ट रूप से कह देना। किसी प्रकार से तुम डरना नहीं। अगर तुम डर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाऊंगा। नहीं जी, लेखक ने कहा ठीक है। लेखक कहते हैं ठीक है, मैं बिना डरे निडरता के साथ मैं प्रत्युत्तर, जो भी प्रश्न आप पूछेंगे उसका उत्तर मैं दूंगा। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। लेखक बताते हैं कि जिस समय वो घर जाते हैं उससे कुछ देर बाद थोड़ी रात बीत चुकी होती, उस समय पिताजी आते हैं और जिस समय पिताजी का आगमन होता है उस समय लेखक भी घर में ही मौजूद होते हैं। आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी। देसाई सरकार यानी दत्ताजी राव के घर, देसाई सरकार के यहाँ गई थी। तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है और खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। जैसे ही पिता का आगमन होता है तो माँ ने बताया कि आज हम लोग गए थे देसाई सरकार के यहाँ, दत्ताजी राव के यहाँ गए थे साग भाजी देने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत दिन हो गया तुम्हारा मालिक, तुम्हारा जो पति है दिखाई नहीं दिया, और जैसे ही वो खेत से आएगा, मुझे कुछ काम है, जैसे ही खेत से आएगा उसको तुम मेरे पास भेज देना। तो अब जो भी बात थी वो लेखक की माँ ने लेखक के पिता से बता दी। कुछ काम वाम था, दादा ने अधीरता से पूछा। लेखक के पिताजी पूछते कि कोई काम था किस लिए बुलाए हैं, कोई काम था? तो अधीरता मतलब धीरज खोते हुए, उनके अंदर इतना धैर्य नहीं था कि वो चलो जा करके वहां देखें और सुने कि किस लिए बुलाए। तो अपना धीरज खोते हुए लेखक के पिताजी ने अपनी पत्नी से प्रश्न किया कि कोई काम था, किस लिए बुलावा भेजा है? मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। माँ बोलती हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा था कि उनको भेज देना। तो मैं हो आता हूँ। तो लेखक के पिता के लिए बहुत ही एक इतने प्रतिष्ठित घर से बुलावा आया है तो उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात थी। तो उन्होंने बिना समय गवाए कहा कि ठीक है, मैं पहले जा करके वहां हो आता हूँ, वहां सुन करके आऊंगा कि क्या है, फिर तब हम लोग बात करेंगे। मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणप्पा आए तो उसे खेतों में भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जैसा ही कहानी रची गई थी उसी अनुसार कहानी का क्रम चलता रहा कि लेखक के पिताजी पहले जाते हैं और सोचते हैं कि इतना बड़ा बाड़े से, बहुत दत्ताजी राव के घर से बुलावा है तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो वो दौड़े दौड़े वहां पहुंचते हैं। तो कुछ समय बाद जब लेखक की माँ कहती है कि जाओ तुम बुला के लाओ और बोल देना, अगर पूछे कि किस लिए बुलाया तो बोल देना कि जीमने के लिए। जीमने मतलब भोजन करने के लिए।
तो माँ ने बेटे को समझाया कि जा करके तुम पिताजी से कह देना कि खाना खाने के लिए तुम्हें पिताजी को माँ ने खाना खाने के लिए बुलाया है। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाए हैं। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जीराव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया। खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रे रत्नप्पा? हाँ जी। जैसी कहानी होती है उसी प्रकार चलता रहता है। दत्ताजीराव साहब के घर के पर पिताजी जो रत्नप्पा नाम है वो रत्नप्पा बैठे होते हैं, और जैसे ही लेखक का प्रवेश होता है तो दत्ताजीराव प्रश्न करते हैं कि किस लिए आए हो यहाँ पे। तो लेखक बताते हैं कि माँ ने बुलाया है खाना खाने के लिए। तो कहते हैं कि ठीक है, अभी अभी तो तुम्हारे पिताजी रत्नप्पा जो है अभी तुरंत ही तो आए हैं, और तुम भी आकर के यहाँ बैठो। तो लेखक भी वहां बैठ जाते हैं, और पुनः लेखक से कुछ प्रश्न जो है दत्ताजीराव पूछते हैं कि क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो सारी बातें इसी तरह से बातचीत चलती रहती थी। उसी समय लेखक बताते हैं कि मैं 5वीं में था, लेकिन मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई, और क्योंकि खेतों में काम करने वाला कोई नहीं था। तो लेखक के जो बताते हैं कि दत्ताजीराव इस बात का समर्थन मुझसे प्राप्त करने के पिताजी से प्राप्त करने के लिए कि पिताजी से पूछते हैं कि क्या ऐसा है। तो पिताजी भी समर्थन में कहते कि हाँ, खेती में कोई देख रेख करने वाला, खेती बाड़ी कोई करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने इसको खेती बाड़ी में लगाने के लिए इसकी पढ़ाई छुड़वा दी। फिर तो क्या करता है? तो लेखक ने जो आनंद यानी लेखक जो रहते हैं, लेखक से जो दत्ताजीराव है वो प्रश्न करते, तब तुम करते क्या हो पूरा दिन, सारा दिन क्या करते हो? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू कर दिया। दत्ताजीराव पिता से प्रश्न पूछते, तो तुम क्या करते हो? बेटा खेती में लग जाता है, खेती बाड़ी का कार्यक्रम करते हो, तो तुम क्या करते हो? शुरू कर दिया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। दादा ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ कर जाता हूँ, वहां जाता हूँ, ये सारी बातें अपनी बताई। तो दत्ताजीराव ने लेखक के पिताजी पर खूब गुस्सा किया, खूब क्रोध निकाला। खूब क्रोध निकालते हुए कहते हैं, उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। खूब हजामत बनाई मतलब हजामत बनाना एक प्रकार का मुहावरा है। तो उनको खूब उनकी क्लास ली, खूब डांट लगाई कि क्या तुम करते हो, इतना सारे इतने छोटे बच्चों को खेती के काम में लगा दिया, अपने दिन भर घूमते रहते हो। तो अच्छे से डांट डपट लगाई। देसाई खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा, मन लगाकर वह खेत में किस तरह श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता, लुगाई और बच्चे को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन के बलि चढ़ा रहा है, यह सब दादा के हर एक तर्क को दत्ताजीराव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे। जब दत्ताजीराव ने लेखक के पिता से प्रश्न किया कि तुम क्या करते, तो लेखक के पिता ने बताया, ये जाता हूँ, यहाँ करता हूँ, ये सारी चीजें बताया कि कई काम अपने जुड़ा है। तो दत्ताजीराव ने हर जितने भी तर्क दिए पिताजी ने, सारे पिताजी के तर्कों को काट दिया। बताया कि किस प्रकार तुम अनावश्यक कृत्यों में रखमाबाई के कोठे पे जाते हो, किस प्रकार बाजार में इधर उधर चौराहे पे ताश खेलते रहते हो, घूमते रहते हो, अपना कार्य अच्छे से नहीं करते, खेती बाड़ी में ध्यान नहीं देते, फसल में जो लागत होती है अच्छे से लगाते नहीं, पैसा इधर उधर उड़ा दे, जुआ खेलने में उड़ा देते हो। तो इस प्रकार कई जितने भी पिताजी ने बात कही, सभी बातों को तर्क के द्वारा दत्ताजीराव ने काट दिया कि तुम अपना भविष्य तो बर्बाद किया ही, साथ ही इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा बच्चा, उस बच्चे का भी भविष्य तुम बर्बाद करने पर लगे हुए हो। तो इस प्रकार सभी तर्कों को, पिताजी के सभी तर्कों को जब दत्ताजीराव ने काट दिया, और पुनः उसके बाद मुझसे कहा कि कल से तू पाठशाला, लेखक से दत्ताजीराव ने कहा, कल से तू पाठशाला जाना शुरू कर दे, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए,
इसका ध्यान रख, यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। लेखक ने बताया कि दत्ताजी राव ने कहा कि ठीक है, और ये इसके पास बहुत ढेर सारे बच्चे हो गए, इसलिए यह देख रेख नहीं कर पा रहा है, यानी कमेंट किया, आलोचना करते हुए कहते कि इसके पास बच्चा, अपने बच्चे की देख रेख करने की इसके पास फुर्सत नहीं है। तो एक काम कर, तू अगर सुबह से कल से तू पढ़ने जाया कर, अगर पिताजी तुम्हारी फीस नहीं भरते हैं और कोई भी नानुकुर करते हैं, कोई गुस्सा दिखाते हैं, तो तू मेरे पास आ जा, मैं तुम्हारी फीस भरूंगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, मैं तुमको पूरा पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाई लिखाई वाला कार्यक्रम जो है मैं तुम्हारा करूंगा, देख रेख मैं करूंगा, तुम यहाँ आकर के स्कूल जाना, स्कूल से आकर के घर पे रहना, और घर का जो भी यहाँ का काम होगा वो सारे काम तुम देख रेख करना। तो इस प्रकार लेखक का जीवन किस प्रकार संघर्ष से बीतता है, किस प्रकार खेती बाड़ी में उनका पूरा एक छोटा सा बच्चा, किस प्रकार उसका मन है पढ़ने में, लेकिन उसके पिताजी उसके पढ़ाई के पक्षधर नहीं रहते, तो किस प्रकार वह संघर्ष करता है, किस प्रकार वह योजना बनाते हैं कि किस दत्ताजी राव के पास कहा जाए, माँ भी अपनी लाचारी की अभिव्यक्ति करती हैं, और किस तरह से पूरी स्टोरी क्रिएट होती है, और अंत में दत्ताजी राव का लेखक को पढ़ने में समर्थन प्राप्त होता है। ये यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने आज पढ़ी, इसके आगे की कहानी हम लोग अगले भाग में इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो होमवर्क के रूप में जितना हम लोगों ने पढ़ा, इस पूरे पाठ को, इस उपन्यास को आप पुनः पढ़ेंगे, और इसके भी जो कठिन शब्द है उसको पढ़ने का प्रयास करें, और साथ ही पाठ पर आधारित जो भी प्रश्नोत्तर है, जैसे लेखक के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, लेखक ने किस प्रकार अपने पिताजी को किस प्रकार पढ़ाई के लिए मनाया, तो ये इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप स्वतः ढूंढने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।